रेटिना की मतलब 99% बीमारी ऐसी है जिसका कोई भी सोल्यूशन एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वीआर सर्जन के पास नहीं है। ओसीटी निकालने के बाद विजन क्लियर है, लेकिन वो वीआर सर्जन उसको डराता था पेशेंट को। अरे ये आयुर्वेदिक लोग कहते कि तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, फिर वो दवाई बंद करता था, फिर तो थोड़ी दिन में फिर से ब्लीडिंग होता है। राइट। सिंपल बीमारी अम्लपित्त है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम लोगों ने गलत चीज़ की, रात में उठ के दूध पीना, उससे असर लॉन्ग टर्म मतलब आंखें लाल होना और मतलब रेटिनल इडेमा इतना बड़ा और मेजर इम्पैक्ट आता है। मतलब डायग्नोस बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि डायग्नोसिस ही नहीं है। राइट। मतलब बीमारी तो ओसीटी करो, पेरीमेट्री करो, किसी में कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसका दिखना कम हो रहा है। अभी कृमि के कारण से केक रक्षित मतलब स्प्लिट होता है, ये कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारी बार ऐसे केसेस में आंखों के टीबी बैठ जाता है। गृहिणी के पेशेंट में 27-28 की एज में आंखों का टीबी बैठ जाता है, और उस टाइम पे पूरी आंख निकल जाती है और अंधत्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पेट का बहुत बड़ा असर आज पूरे बॉडी पे और आंखों पे आता है। तो वैसे बीट रूट हो या गाजर हो, रोज खाने से आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती, ये ध्यान में रखिए। तो भले वो 8 बजे काम चालू करेगा, रात के 10 बजे छोड़ेगा, काम छोड़ने के बाद वो मोबाइल लेके फिर से बैठ जाएगा, ये दिक्कत है। तो ये पहले बंद करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वरुण खरे और आपका आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल में तहे दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैद्य गर्दे सर ने हमें मधुमेह से होने वाली आंखों की बीमारियां और उसका आयुर्वेदिक निदान और चिकित्सा, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो आज के एपिसोड में हम सर से थोड़ा पेट की बीमारियां और उनसे उत्पन्न होने वाली नेत्र विकार, इनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने भी अपने प्रैक्टिस में अनुभव किया है, और कई सारे बच्चे अनुभव करते हैं कि डिग्री मिलने के बाद या प्रैक्टिस चालू करने के बाद डायरेक्टली अगर नेत्र का या क्रिटिकल आई डिसऑर्डर का कुछ पेशेंट आता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है सर कि किस तरीके से डायग्नोस करें, सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है तो किस प्रकार से करें। और मैंने आपके क्लिनिक में भी देखा है कि आप एलोपैथी के या मॉडर्न के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके डायग्नोस करते हो और आयुर्वेदिक पूरा ट्रीटमेंट करते हो। तो ये इसका समतोल कैसे करते हो आप? वरुण, तूने प्रश्न अच्छा किया है। मेरी प्रैक्टिस के शुरू के दिन याद आ गए। होता क्या है, किसी भी वैद्य मतलब भले एमएस शालक्य किया हुआ होगा ना, तब पर भी शुरू की प्रैक्टिस में आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी करना बहुत मुश्किल और कठिन काम रहता है। होता क्या, इसके लिए कुछ ट्रिक्स प्रैक्टिस में यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं जो करता था मैं बताता हूँ। शुरू में क्या होता था, मेरी जनरल प्रैक्टिस थी। हमारे सदगुरु ने जहाँ बोला वहाँ हम लोगों ने क्लिनिक चालू कर दिया, जनरल प्रैक्टिस चालू कर दी। ना मेरे पास फंडस फोटो था, ना अभी जो आप लोग देखते हो अपने पास ओसीटी, पेरीमेट्री, फंडस कैमरा सब है। जो अब उस टाइम पे तो शुरू इनिशियल स्टेज पे जो लगता था वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन आयुर्वेदिक पर ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस करनी थी। पढ़ते वक्त ही मैंने तय किया था, उस हिसाब से ही हम लोगों का सोच विचार था, उस हिसाब से ही पढ़ाई थी, उस हिसाब से ही काम चालू था। लेकिन जब मैं क्लिनिक में बैठा फर्स्ट दिन, और जब सर आने के बाद जैसे ही अपनी प्रैक्टिस चालू हो गई, आते वक्त पेशेंट आंखों के लिए कोई आता ही नहीं था। उसका कारण था हम लोगों का सेटअप तो रहता ही, मतलब अभी 20, 25, 30 लाख 40 लाख इन्वेस्ट करके कोई क्लिनिक चालू करता नहीं है। बराबर। 50,000 60,000 उस टाइम की बात है, वो चालू करके खाली हम लोगों का फोकस आयुर्वेदिक दवाइयों पे रहता है और डायग्नोसिस पे रहता है। हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं रहते। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये नाड़ी देख के या खाली प्रश्न पूछ के डायग्नोस कैसे करेगा, तो हम लोगों को अलग तरीके से समझाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एपिसोड में प्रमेय सामता इस विषय में मैंने खुल के बात की है। जैसे अभी पाइल्स का पेशेंट है, पाइल्स का पेशेंट है या क्रोनिक मलावस्तंभ का पेशेंट है या अम्लपित्त का पेशेंट है, उसको आँखों में तकलीफ होती है। राइट। मतलब बहुत सारे पेशेंटों में अम्लपित्त का पेशेंट है तो कुल्ला करने की या उल्टी करने की आदत रहती है, सुबह पानी पी के उल्टी कर दो तो उसको अच्छा लगता है। या पाइल्स का पेशेंट है तो उसको खून गिरता है, या पेट की बीमारी है तो उसको पेट नहीं साफ होता। ऐसे किसी भी पेशेंट में आप आंखों का ऑब्जर्वेशन नियर जो विजन चार्ट है उससे विजन लोगे तो आपको समझ में आता है कि उसकी विजन कम है। तो हम लोग शुरू में क्या करते थे, पाइल्स का पेशेंट हो, स्टोन का पेशेंट हो, पेट का पेशेंट हो, अम्लपित्त का पेशेंट हो, खालित्य पालित्य का पेशेंट हो, या आर्थराइटिस का पेशेंट हो, संधिगत विकारों का पेशेंट हो, स्किन का पेशेंट हो, हर पेशेंट में हम लोग विजन लेते थे। राइट।
और उनको बताते ऐसे थे कि देखो हम लोग खाली ये नहीं कर रहे हैं, आपकी स्किन की बीमारी है या पेट की बीमारी है या पाइल्स ठीक नहीं करेंगे, इसका असर बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन पे आता है और एक असर वो आंखों पे भी आता है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं और वो विजन हम लोग इसी दवाई से ये बीमारी ठीक करते वक्त ही ठीक करेंगे। फिर हम लोगों ने अलग से कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट को लेना देना नहीं रहता आंखों का। वो क्या करने के लिए आता है, खून गिर रहा है मुझे खून बंद करवा दो, स्टोन है स्टोन निकाल दो, पेट नहीं साफ हो रहा है पेट साफ करवा दो, आंखों में मुझे तकलीफ है नहीं, आप बोल रहे तो मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे पहली तकलीफ जो हो रही है उसकी ट्रीटमेंट करो। तो हम लोग जब मलाव स्तंभ की ट्रीटमेंट करते थे बेसिक निदान करके, या स्टोन की ट्रीटमेंट करते थे, या कोई भी लीवर विकर की ट्रीटमेंट करते थे, तो फॉलोअप में हम लोग प्री पोस्ट में जब शुरू के दिन में हम लोग विजन लिया, 1 महीने में 1.5 महीने के बाद फिर से विजन लेंगे, तो उनका उसी ट्रीटमेंट से विजन इम्प्रूव होता था। तब जाके उनको लगता था अरे नहीं, आयुर्वेद से आंखों की ट्रीटमेंट हो रही है। तो उन लोगों में फिर धीरे धीरे जब ऐसा प्रसार होने लगा कि ये आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर जो है ना, किसी भी बीमारी के लिए जाओ उसके साथ आंखों की बीमारी ठीक करता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, आंखों के लिए फिर पेशेंट आने चालू हो गए। लेकिन जब ये मुश्किल घड़ी या मुश्किल टाइम वही रहता है जब स्पेसिफिक बीमारी के लिए आना चालू हो जाएंगे ना, तो आपके पास ये सारा इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी रहता है। जब मेरे पास रेटिनल ब्लीडिंग के लिए पेशेंट आना चालू हो गया, या रेटिनल इडिमा के लिए आना चालू हो गया, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के लिए आना चालू हो गया, या आरपी के लिए आना चालू, ये बड़ी बीमारी के लिए जब पेशेंट आना चालू हो गया तो रिपोर्ट्स लेके आते हैं और उनको प्री पोस्ट दिखाना जरूरी रहता है। हम लोग जब मेरे पास आते तो प्री ऑलरेडी किया हुआ रहता था, हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, फिर पोस्ट करवाते थे, रिजल्ट दिखता था। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ये हम रेफर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो और फिर वापस आओ। तो अभी फॉर एग्जांपल ग्लाकोमा का पेशेंट है, या आरपी का पेशेंट है, या ऑप्टिक एट्रोपी का पेशेंट है, या रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट है। रेटिना की मतलब 99% बीमारी ऐसी है जिसका कोई भी सोल्यूशन एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वीआर सर्जन के पास नहीं है। सर्जरी करेंगे, 1-2 लाख लेंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट करने का उद्देश्य क्या रहता है कि उस पेशेंट की आंखें वापस आए या विजन वापस आए। लेकिन वो होता नहीं है, वो ट्रायल एरर करते हैं, वो साफ बोल के पहले ही बोलते हैं कि भरोसा नहीं लेकिन करेंगे, और उसके कंडीशन पे लोग भरोसा रख के ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन विजन नहीं आती, और अपने पास वो विश्वास नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, वो सेटअप नहीं रहता। फिर जैसे हम लोगों के पास, हम लोग वीआर सर्जन के पास भेजते थे कि अभी ब्लीडिंग कम हुआ, कैसे समझ में आया कि पहले बाबा कुछ दिखता नहीं था, अब तो पड़ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब ब्लीडिंग कम हुआ है, तो जाके चेक करवा ले। जब हम लोग चेक करवाते थे, ओसीटी निकालने के बाद विजन क्लियर है, लेकिन वो वीआर सर्जन उसको डराता था पेशेंट को, अरे ये आयुर्वेदिक लोग कहते हैं कि तुम्हारी किडनी फिर हो जाएगी, फिर वो दवाई बंद करता था, फिर तो थोड़ी दिन में फिर से ब्लीडिंग होता है। तो मुश्किल वाला पार्ट ये है कि डायग्नोसिस करना आसान है, पेशेंट को समझाना आसान है, लेकिन वो दिखाना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए मतलब हम लोग, जैसे आपने बोला कि आप एलोपैथिक डायग्नोसिस मशीन के साथ करते हो, डायग्नोसिस मशीन के साथ होता नहीं है। हम लोगों का डायग्नोसिस हमारा ही है, मतलब डायग्नोसिस पूरा आयुर्वेदिक ही रहता है। रक्तपित्त है, मलाव स्तंभ है, प्रमेय है, या डायबिटीज है, एलोपैथी के हिसाब से डायबिटीज है, और उसका मेरा निदान अलग होगा। पांडु है, ज्वर है, और उसी डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट रहती है। लेकिन मराठी में बोला जाता है बाप दाखो ना तो श्राद्ध घाल, मतलब जब तक मैं रिजल्ट नहीं दिखाता, अपने पास नहीं दिखाता, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए हम लोग वो पूरा यूनिट तैयार करने का कारण ऐसा है कि जब मेरे पास आता है, भले बाहर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, अपने पास पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रीटमेंट के बाद ईडिमा कम हुआ है हम लोग दिखाते हैं, तब वो विश्वास भी रखते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसीलिए डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ही होगा, लेकिन आप जब आंखों की एकदम प्राइवेट प्रैक्टिस या पर्टिकुलर आंखों की प्रैक्टिस करने वाले हो, तो पूरा सेटअप होना सही में बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको भी नहीं, मतलब रेटिनल इडिमा है ठीक है, लेकिन रेटिनल इडिमा के बाद रेटिनल डिटैचमेंट बैठ रहा है, ये आपको आपके पास समझ में आएगा और इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। वही पेशेंट आप जब किसी डॉक्टर के पास स्कैन के लिए भेजोगे तो डरा के धमका के वो न सर्जरी करवाएगा, मतलब पेशेंट भी छूट जाते हैं, और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट आप देख नहीं पाते। इसलिए सेटअप होना जरूरी है। लेकिन शुरुआत हम लोग हम लोगों ने जैसी तो शुरुआत की कि चलो डायग्नोसिस ऐसे करते हैं, फिर फंडोस्कोपी किया है, किसी के पास टेम्पररी भेज रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ने के बाद पूरा सेटअप कर लिया, तो अच्छी खासी हम लोग प्रैक्टिस आंखों की करवा सकते। मतलब इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण की तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। यस, सही बात। अच्छा, तो अभी हमारे मूल विषय पे आते हैं सर। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि
पेट की कई सारी बीमारियों की वजह से आँखों में कई तकलीफ़ें दिखती है, जैसे पाइल्स की तकलीफ़ है या कॉन्स्टिपेशन है, अम्लपित्त है। अम्लपित्त के कारण कई लोगों में आँखों की तकलीफ़ें होती है। तो ये पेट का या ग्रहणी का और नेत्र का कैसे संबंध है? कैसे होता है, ब्रेन जो है हम लोग उसको मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क हो, नेत्र मतलब आँखें हों, या जहाँ ग्रहणी नाम की जो अवयव है उसको एलोपैथी के हिसाब से डियोडिनम बोलते हैं। इसका टिश्यू एक ही है, उसको बोलते हैं मज्जा। जब ग्रहणी में दोष आता है तो अल्टीमेटली जो मतलब मज्जा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो बहुत सारी बार ग्रहणी बहुत होने के कारण क्षयात्मक संप्राप्ति हो तो कुछ लोगों को विस्मृति सिम्टम आता है, कुछ लोगों को दिखना कम होता है, कुछ लोगों को आंखों में लालिमा आती है, कुछ लोगों को आंखों में दर्द होता है, कुछ लोगों को सर दर्द होता है। ये सारे अलग अलग सिम्टम रहती है। सिंपल वाली बात क्या मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सारी आँखों की बीमारियाँ पेट से ही शुरू होती है और पेट पे ही ख़त्म होती है। मतलब मेरे पास आपको मैं ये खातरी लायक या कॉन्फिडेंस से ये बता सकता हूँ, मेरे पास रेटिनल ब्लीडिंग से लेके बड़ी बड़ी बीमारियाँ तक जो बीमारियाँ लेके लोग आते हैं उसमें 40% लोगों की मैं ट्रीटमेंट आँखों की ना करते हुए खाली पेट की करता हूँ, उसको ठीक करता हूँ और वो जल्दी ठीक होते हैं। अरे फॉर एग्जांपल जैसे आम्ल पित्त का आपने बोला कि आम्ल पित्त के पेशेंट में उल्टी करने की आदत रहती है, रात में दूध पीने की आदत रहती है। आँखों के विकारों में या आँखों का विकार हो या ना हो, जैसे हमें पत्ती सब्जी रहती है, मेथी है, पालक है, हफ्ते में एक बार खाना चाहिए पेट साफ होने के लिए। पत्ती सब्जियों का गुण वर्णन करते हुए ग्रंथकारों ने बोला है कि वो अचक्षुष है। अचक्षुष मतलब वो दृष्टि का हनन करता है। मतलब वो खाओ मत खाओ ऐसा नहीं है, हफ्ते में एक बार खाओ। बड़ी बीमारी आँखों की है तो मत खाना। जैसा पत्ता सब्जी हफ्ते में एक बार खाना चाहिए क्योंकि पित्त होके वो पेट साफ होता है। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से आँखों के लिए कुछ चीज़ें बोली है। उष्णपान बोला है। उष्णपान मतलब सूर्योदय के पहले जल सेवन करने के लिए बोला है। वैसे उष्णपान बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं सूर्योदय के बाद करोगे तो कफवर्धन होगा और आँखों की बीमारी है। प्रोसेस वही है उष्णपान, लेकिन कब करते हो उस हिसाब से फायदा होगा या नुकसान होगा तय होता है। वैसे रात का खाना होने के बाद, रात का खाना भी सूर्यास्त के पहले बोला है, लेकिन होता नहीं है। हम लोग नहीं संभाल रहे ठीक है, लेकिन 7 बजे 8 बजे भी खाना हो रहा है तो उसके बाद कोई भी लिक्विड डाइट नहीं लेना चाहिए। ये नियम है। कोई भी किसी को भी ये आदत रहे, खाना खा लिया 7 बजे और रात के सोते वक्त दवाई मतलब दवाई नहीं है लेकिन वो पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उसका असर ऊर्ध्वजत्र मतलब गले के ऊपर के सारे अवयवों पे आएगा और उसकी बीमारी आती है, तय है। वैसे अम्ल पित्त के पेशेंट में जब रात में उठ के दूध पीते हैं तो पित्त कम हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 उसके आंखों पे परिणाम आता है। तो क्या आता है, तो पहला परिणाम आता है कि आंखें लाल होना चालू हो जाती है, फिर उसका इरिटेशन होता है, फिर उसका दर्द होता है, फिर वो उसकी रीअटैक आना चालू हो जाता है, दर महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर बार बार आंखों के लाली रहने लगी बार बार वैसी, तो रेटिना को इडिमा आता है और विजन लॉस होती है। सिंपल बीमारी अम्लपित्त है। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम लोगों ने गलत चीज़ की, रात में उठ के दूध पीना, उससे असर लॉन्ग टर्म मतलब आंखें लाल होना और मतलब रेटिनल इडिमा इतना बड़ा और मेजर इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, पेट साफ ना होना। पेट नहीं साफ हुआ तो उसके लिए बहुत सारे कारण रहते हैं। मतलब जैसे हम लोग खून के बारे में या लीवर की बीमारियों के बारे में बताते हैं। लीवर से खून बनता है, लीवर में खून बनता है और खून बनते वक्त जो किट्ट भाग है तो उससे आंत्र बनते हैं। तो लीवर का फंक्शन जैसे किसी भी कारण या खान पीन के कारण हो, टाइम टेबल के कारण हो, दीवा सॉप के कारण हो, या एलोपैथिक हर एक को छोटी छोटी चीज़ के लिए एंटी एलर्जी जैसी चीज़ें लेते हो, या कोई भी चीज़, या पेट साफ होने के लिए जैसे इसबगोल का नित्य सेवन हो, ऐसा कोई भी इम्पैक्ट हो आंत्रों पे और लिवर पे, तो धीरे 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 खून पे भी इम्पैक्ट आता है और उसका आगे जाके बहुत सारी बार रेटिनल इडिमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, या रेटिना में भी कुछ परिणाम नहीं है, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी नहीं है, नर्व से रिलेटेड नहीं है, लेकिन विजन लॉस होता जा रहा है। मतलब डायग्नोस बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि डायग्नोसिस ही नहीं है। मतलब बीमारी ओसीटी करो, पेरीमेट्री करो, किसी में कुछ नहीं दिखता लेकिन उसका दिखना कम हो रहा है। ऐसे केसेस में बहुत सारे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की या पेट की बीमारियां रहती है। खाली उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद विजन स्टेबल हो जाती है। जो रिवर्स हुई है 6, 7, 8 सालों में, वो 2, 3, 3 महीने में रिवर्स हो जाती है। मतलब इतना असर पेट की बीमारी के बारे में आता है। तीसरी बीमारी के बारे में अब जो हम लोग बात करते हैं, जैसी कृमि है। कृमि के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, जनरली हम लोगों को क्या सोचते हैं हम लोग कि जो 2, 5, 6 साल के 7 साल के बच्चों को होता है। कृमि के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब 2, 2.5, 3 साल के बच्चे से लेके मतलब 90 वर्ष के बूढ़े आदमी तक किसी को भी वंश हो सकते हैं।
दूसरी गलत फहमी कृमि के बारे में क्या रहती है, हमेशा हाथ साफ ना रखने के कारण ही कृमि होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब साफ सुथरे रहने के बाद भी कृमि हो सकती है। तीसरी गलत फहमी रहती है कि मीठा खाने के बाद ही कृमि होती है, ये भी बहुत गलत फहमी है। वैसा हो तो अभी सांगली कोल्हापुर साइड में आप जाओगे तो खाली मिर्ची खाते, गोड़ मीठा देखा ही नहीं जाता, तो ऐसे लोगों को तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो मतलब ये गलत फहमी है। फिर कृमि होते कैसे हैं, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं कि पेट की बीमारी के कारण होते हैं, या आद्यशन नाम की एक कंसेप्ट आयुर्वेद में है। एक खाना पचा नहीं है, हजम नहीं हुआ है, और वो तब पर भी दूसरे खाने की तैयारी होती है या खाया जाता है, ऐसे केसेस में बहुत सारे बार आंतों में कृमि उत्पन्न होते हैं। दूसरी केस रहती है, जैसे अभी बारिश हुई तो पानी एक जगह जम जाने के बाद क्या होता है, वो बहा नहीं वहाँ से, वहीं सैचुरेट हो गया, तो कुछ 2-3-4 दिन के बाद वहाँ उसमें कीड़े बढ़ जाते हैं वो पानी में। वैसे स्टूल पूरा अंतरों से बाहर नहीं गया और थोड़ा 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 स्टूल पेट में पड़ा ही रहा, तो वो स्टूल में ही कृमि खुद के खुद तैयार होते हैं। कृमि की उत्पत्ति का साधन ही मल बोला गया है। जैसे स्वेदज कृमि जैसे आयुर्वेद में बोला है, वैसा है वो कि उसी मल में पुरुषज कृमि उत्पन्न होते हैं, और फिर उसकी दिक्कत क्या होती है, उसका असर बाकी चीजों पे आता है। फिर ये कृमि का परिणाम बॉडी पे किस तरह के तरीके से आता है। बच्चे हो तो वो शैया मूत्र के हिसाब से दिखेंगे, बच्चे हो तो जैसे दंत कटकट सिम्टम दिखाई देता है, बच्चों में बहुत सारी भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती, पिंडिकोदोष्टन या पिंडोले में दर्द समझ में आता है, थकान बच्चों में दिखाई देती है, पैरों में दर्द होता है, ये जैसे सार्वधिक लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही ऐसे हमेशा कृमि रहने के कारण 2 सीवियर सिम्टम और दिखते हैं। एक प्रतिशय जो ऊर्ध्व जठरों के सारे अवयवों को खराब करता है, और दूसरा केकराक्षित मतलब स्क्विड। अभी कृमि के कारण केकराक्षित मतलब स्क्विड होता है, ये कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो आंखों के मसल्स है उनका वीकनेस है और उनके कारण होता है। हम लोग बहुत कृमिपातन के लिए 3 से 6 महीना लगते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए। 3 से 6 महीने में कृमि से उत्पन्न केकराक्षित मतलब स्क्विड हो, वो हमेशा के लिए ठीक होता है। जैसे हमारे गणितकारों ने बोला है, पाचन करो, कृमिपातन करो, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद मैक्सिमम 3 से 6 महीने में हम लोग केकराक्षित या स्क्विड ठीक कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट क्या है कृमि की, या बीमारी की जगह की है पेट की, वहाँ कहाँ है कृमि पेट में, और दिखाई दे रहे सिम्टम स्क्विड के हिसाब से। तो और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो मसल वीकनेस बोल के वो सर्जरी प्लान करेगा, और वो सर्जरी होने के बावजूद फिर से स्क्विड डेवलप होगा, जो कृमिपातन होने के बाद फिर से स्क्विड डेवलप नहीं होता। वैसे बहुत सारे कृमि के पेशेंट में भी बड़े लोगों में, जैसे अभी 30-40 एज के पेशेंट में कृमि हो गए, टोसिस नाम की एक बीमारी रहती है। टोसिस मतलब एक आंखों की आईलिड जो है ड्रॉप हो जाती है। आंखों को में दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आंख की आईलिड ही ड्रॉप हो जाती है। और टोसिस ये जो बीमारी है ब्रेन से रिलेटेड रहती है, बाकी बहुत सारी बीमारियों के साइड इफेक्ट के हिसाब से होता है, मतलब उपद्रवात्मक होती है, या वातहत वर्तम नाम की आंखों की एक बीमारी है जो उसको टोसिस बोला जाता है। मतलब आंखों की भी बीमारी है और अलग अलग शारीरिक इतर व्याधियों की भी उपद्रवात्मक आती है। लेकिन 40 एज के मतलब एज के एवरेज में जो आदमी लोग आते हैं और रहन खान बाहर का रहता है, पेट साफ नहीं रहता, उनको कृमि की डायग्नोसिस होने के बाद जब ट्रीटमेंट करते हैं तो टोसिस ठीक हो जाता है। मतलब बीमारी कृमि है, पेट की है, बच्चों में भी वो स्क्विड डेवलप होगा और बड़ों में टोसिस डेवलप करेगा। अभी वही चीज कृमि रहेगा और 60 और 70 एज का आदमी रहेगा, तो उसको जैसे कैटरैक्ट डेवलप होता है ना, वैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन चालू हो जाता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बच्चे रहेंगे और उनको कृमि होने के बाद गालों पे व्हाइट धब्बे आते हैं, और एलोपैथिक पास जाने के बाद वो बोलते हैं ये डिफिशियंसी है, ये मतलब खाना हजम नहीं हो रहा और डिफिशियंसी हो रहा है, तो इसको कैल्शियम देते हैं, विटामिन देते हैं, ऐसा करते हैं। ये डिफिशियंसी डेवलप करता है कृमि। जैसे बोलते हैं ना, मतलब जो खाना खा रहा है वो पूरा कृमि खा रहा है, ऐसा होता है। 60-70 की एज में बहुत सारे बार वो जेंट्स हो या लेडीज हो, आंतों में ताकत ही नहीं रहती हजम होने की। इसीलिए जैसे गुरु चरित्र का पारायण करते वक्त हम लोग बोलते हैं कि एक भुक्त तो होना चाहिए, मतलब 12 बजे तक एक बार खाओ, रात का लंघन करना चाहिए। वैसे एक बार 45 एज हो गई तो एक भुक्त तो होना चाहिए आदमी ने, भले मेल हो या फीमेल हो, एक भुक्त रहेगा तो धीरे धीरे आंतों की ताकत रीसेट हो जाती है, क्योंकि 35 के बाद बुढ़ापे की शुरुआत होती है और 45
तक अग्नि अच्छा खासा मतलब मंद होना चालू हो जाता है। हम लोगों को लगती भूख, लोगों को पूछा ना, अरे नहीं आपकी एज के हिसाब से आप खाना कम करो, तो बोलता है अरे मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी खासी भूख लगती है। लेकिन 40 वो हम लोगों के हिसाब से होता क्या है, भूख के सिम्टम रहना और एक्चुअली आंतरों की वो हजम होने की ताकत रहना, ये अलग है बात। तो 45 के बाद हम लोग को लंघन करना चाहिए, वो नहीं होता और वो कृमि होना चालू हो जाता है, हजम होने की ताकत भी कम हो जाती है, और ऐसे केसेस में जो हजम हो रहा है उससे शरीर का पोषण हैम्पर होता है। और बहुत सारे पेशेंट में बुढ़ापे के एज पे कृमि होने के बाद शरीर का पोषण ना होने के कारण आंखों में एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन डेवलप होता है। अब कितनी बड़ी बात है, और ये एज रिलेटेड ARMD नाम की जो बीमारी है ये बहुत बड़ी बीमारी है। उसका मतलब दुनिया में आयुर्वेद के सिवा एलोपैथी में इसका कोई इलाज है ही नहीं। एक बार ARMD डायग्नोस हो गया तो डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर भी बोलता है घर जाओ, कोई इसका इलाज नहीं है। लेकिन हम लोग, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि हर ARMD का पेशेंट कृमि का होता है, एक कारण बता रहा हूँ, ये कृमि के कारण ARMD बैठ सकता है। इतना पेट का परिणाम मतलब डीजेनरेटिव चेंजेस तक आता है। मतलब आप देखोगे कि समझ में आएगा, एक स्क्विंट हो गया, दूसरा टोसिस हो गया और तीसरा ARMD। मतलब स्क्विंट से लेके ARMD तक, मतलब एकदम सिंपल वाली बीमारी से लेके इतने बड़ी डीजेनरेटिव बीमारी तैयार करने तक पेट का मतलब कृमि का रोल रहता है। दूसरा होता क्या है, जब जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पेट नहीं साफ हो रहा, अम्ल पित्त है, वैसे कुछ पेट की बीमारियां ऐसी रहती है जो हम लोग बहुत सारी बार डायग्नोस ही नहीं कर पाते। जैसे अभी प्रवाहिका और ग्रहणी नाम की, जैसे शुरू में आपने पूछा कि ग्रहणी का और इसका क्या रिलेशन है। जैसे ग्रहणी नाम की बीमारी मतलब क्या है कि खाया और तुरंत खाना शौच के लिए निकल गया, हजम ही नहीं होता, ऐसे केसेस में हो। या प्रवाहिका मतलब जैसे चान पित्सल मल प्रवृत्ति रहती है, मराठी में उसका आव बोलते हैं, जो स्टूल में से एकदम फेन सदृश द्रव बाहर निकलता है। ऐसे कंडीशन में आंतों की ताकत नहीं रहती, धातु रिप्रोडक्शन नहीं रहता, और बहुत कम एज में मतलब 25-30 एज के बच्चों में भी आँखों की बीमारियां, मतलब आँखों के लाली आना, जैसे स्क्लेराइटिस नाम बोला मैंने बीमारी, वो आना, यूवेटिस जैसी बीमारी आना। बहुत सारी बार ऐसे केसेस में आंखों के टीबी बैठ जाता है। ग्रहणी के पेशेंट में 27-28 की एज में आंखों का टीबी बैठ जाता है, और उस टाइम पे पूरी आंख निकल जाती है और अंधत्व प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल, अब ऐसे कंडीशन में जब हम लोग एप्थोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आंखों का टीबी डायग्नोस करेगा, स्टेरॉइड देगा, दवाई देगा, और धीरे धीरे वो कंडीशन स्टेबल होगी लेकिन विजन नहीं आएगी। वैसे ही स्क्लेराइटिस हो, स्क्विंट हो, टोसिस हो, या जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो, हर एक केस में हम लोगों को उसी हिसाब से डायग्नोस करके वो ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो खान पीन के कारण ही, बहुत खाया है, कम खाया है, जैसे हम लोगों का आयुर्वेद के हिसाब से अपतर्पणजन्य और संतर्पणजन्य बोलते हैं, वैसे कम खाया है, ज़्यादा खाया है, जो नहीं खाना है वो बार बार खाया है, ऐसा किसी भी कारण पेट पे ही असर आएगा, खून में उसका दोष बढ़ेगा और उसका असर आंखों पे आएगा। तो शुगर की भी शुरुआत या डायबिटीज़ की भी शुरुआत या प्रमेह की भी शुरुआत जब आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग सोचेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी शुरुआत पेट से करनी पड़ती है, क्योंकि पेट का बहुत बड़ा असर आज पूरे बॉडी पे और आंखों पे आता है। उसकी ट्रीटमेंट करते हुए, जैसे अभी ARMD हो, टोसिस हो, स्क्विंट हो, रेटिनल ब्लीडिंग हो, रेटिनल इडिमा हो, पेट के कारण कोई भी बीमारी हो आई हो, इसके साथ आंखों की बीमारी दिख भी रही हो, लेकिन आंखों की ट्रीटमेंट ना करते वक्त हम लोग पेट की पहली बीमारी ठीक करते हैं। पेट की बीमारी ठीक करते टाइम पे ही हम लोग को 40-60% तक रिलीफ मिलता है। फिर फोकस करके हम लोग आंखों की जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट करके आंखों की बीमारी हमेशा के लिए निकल सकती है। सर, आजकल लोगों को लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां दिखती है, जैसे ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से लोगों को चश्मे का नंबर बढ़ना हो गया, ड्राई आई सिंड्रोम हो गया। कोविड में तो हमने देखा कि बहुत लोगों को आँखों की लालिमा या आँख दर्द करना, ये सिम्टम भी हो गया है। तो ये आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। एकदम। तो आँखों की बीमारियां न होने के लिए लाइफस्टाइल में किस प्रकार के चेंजेस लाने चाहिए? होता क्या है, पहली बात ये बहुत बड़ा और मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि क्या है, हम लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अभी किसी IT फील्ड के पेशेंट को बोलूँगा कि आप काम बंद कर दो, तो काम नहीं बंद करेगा, डॉक्टर बदल देगा। इस अभी के सॉल्यूशन, काम का तरीका इन लोगों का ऐसा है कि इनकी पढ़ाई इस ढंग से हो चुकी है कि अभी ये नहीं बदल सकते। तो हम लोगों को उनको उनके तरीके में या उनके काम के इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें डालनी चाहिए,
या कुछ गलत चीज़ें जो है तो थोड़ा कम करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी फील्ड के पेशेंट में 10 साल घंटे का उसका ये है काम है, तो उसको 10 घंटा काम करना ही है। मैं बोलूँगा उसको नहीं अरे 3 ही घंटा कर, तो मतलब नहीं कर पाएगा। उसका सोल्यूशन क्या है कि जब 10 घंटा तो काम कर रहा है तो बाकी जो 14 घंटे बच रहे हैं उसमें तो फ़ोन का और आईपैड का या कंप्यूटर का काम मत कर। ये सबसे बड़ा काम है, तो वो होता नहीं है। भले वो 8 बजे काम चालू करेगा, रात के 10 बजे छोड़ेगा, काम छोड़ने के बाद वो मोबाइल लेके फिर से बैठ जाएगा। ये दिक्कत है। हाँ। तो ये पहले बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या, हम लोग इतना बिजी कोई भी नहीं रहता कि आप 1 घंटे में 1-2 मिनट नहीं निकाल सकते। कोई भी 3 घंटे के से ज़्यादा किसी का भी कंप्यूटर वर्क है तो उसको कंपलसरी 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक बीच में 1-2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और दिन में 3-4 बार भी ऐसे बीच बीच में ब्रेक लेके आँखों को धोना चाहिए। कुछ लोगों को आँखों को धोना चाहिए मतलब क्या करते हैं, पानी हाथ में लेके चेहरे पे मारते हैं। वो सबसे गलत और गंदी चीज़ है। आँखों पे पानी मारने से विजन कम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो वो ना करके आँखों में पानी लेके उसमें आँखें जो है वो डीप करनी चाहिए और ब्लिंकिंग करना चाहिए, तो जो हीट जनरेट होती है वो कम होती जाती है। तीसरी बात क्या है, जैसे आईटी फील्ड के पेशेंट में रात में सोते वक्त एरंडी का तेल जो है एक तो आंखों में ड्रॉप डालना चाहिए एक और तलुओं पे उसका मतलब मसाज करना चाहिए। ये 2-3 भी चीज़ें उनके रूटीन में उन लोगों ने शुरू से की तो उनको ड्राई सिंड्रोम या आयुर्वेद के हिसाब से जो शुष्काक्षिपाक बोलते हैं वो होता ही नहीं है। हाँ। लेकिन ये होता नहीं है, फिर क्या करते हैं, मतलब आईटी में काम करने के बाद जैसे अभी एक अच्छा फैड बोलता हूँ लेकिन अच्छी चीज़ हुई है, जैसे अभी शादी लेट करते हैं लोग 30-32 या 35 के एज में शादी करेंगे, लेकिन लेट करने के बाद चांस लेते टाइम पे खाली वो शरीर शुद्धि कर लेके आते हैं, वमन विरेचन करते हैं, बस्ती करते हैं, मतलब गर्भिणी परिचर्या फॉलो करते हैं। ये मतलब अभी का फैड है लोगों का, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि क्या है, लेट कंसेप्शन है तो कोई भी दिक्कत है तो हम लोग निकाल सकते हैं। वैसा कोई पैकेज करके दिया आईटी फील्ड लोगों को या उन कंपनियों ने कंपलसरी इन लोगों को किया तो ये बहुत फायदेमंद रहता है क्योंकि जैसे ज्वाइन किया तो उनको रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, जैसे ब्रेक के लिए खाने के लिए टाइम है वैसा हर एक को 1-1 घंटे के बाद थोड़ा 1-2 मिनट का भी गैप दिया और ये जो चीज़ें बोली जाएगी वो किए तो अच्छा रहता है। लेकिन जो ये शुरू से नहीं करता और फिर ड्राई बैठता है या किसको आंखों में लाली आती है या कुछ लोगों को केराटिकोनिस जैसी बीमारी भी रहती है और फिर उनको एग्रीवेशन ज़्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जैसे धनिए के पत्तों का रस आँखों पे उसकी पट्टी रखने के लिए बोलते हैं, धनियों के पत्ते का रस आँखों में डालने के लिए बोलते हैं, या गुलाब जल की पट्टियाँ या कॉटन भिगो के आँखों पे रखने के लिए बोलते हैं, एरंडी का तेल का मसाज बोलते हैं, या आंवले की घन जैसी दवाइयाँ जो है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चंद्रप्रभा या कामधुदा जैसी दवाइयाँ, घी आयुर्वेदिक मतलब महात्रिफला घृत हो, पटोलादि घृत हो, ऐसी दवाइयों के साथ या जीवनत्यादि घृत हो हम लोग पेट में उसका यूज़ कर सकते हैं। या उसके मतलब हर एक आईटी के पेशेंट में ड्राई नहीं बैठ, मतलब जिसको बैठ रहा है उसको देखेंगे तो कुछ का पित्त का, सामता का, पेट की कुछ ना कुछ बीमारी रहती है तो वो निकालने के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा चेंजेस करके उनके दिनचर्या में जो आँखों का काम है तो वो आँखों के हिसाब से ये डाल दो। जिन लोगों को फॉर एग्जांपल अभी टेलको बजाज जैसे कंपनी में शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, आँखों का काम नहीं है, कंप्यूटर वर्क नहीं है, लेकिन तब पर भी उनको ड्राई आ रहा है। क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट रहती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में कोई भी तीनों चीजों में से एक चीज नहीं बन रही है अच्छे से तो बाकी 2 चीजों अच्छे करना पड़ता है। मतलब निद्रा नहीं हो रही है तो आहार और ब्रह्मचर्य संभालो, आहार नहीं हो रहा है तो निद्रा और ब्रह्मचर्य संभालो, और मतलब ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है तो आहार और निद्रा ऐसी करो कि ब्रह्मचर्य नहीं भी संभालना जा रहा है तो दिक्कत नहीं आ रही। तो वैसे आपको नींद अच्छे से नहीं हो रही है तो आयुर्वेद के हिसाब से ये बोला गया है कि नींद नहीं रात में जितनी कम हुई है उतनी उससे आधा सुबह करो और उसके बाद दूध पियो, जो मतलब आयुर्वेद के हिसाब से रात्रिचर्या दिनचर्या बोली है उस हिसाब से उसको सेट करके दो। दूसरी सिंपल वाली चीज़ रहती है, जैसे भी जिन लोगों को नाइट शिफ्ट रहती है रात के खाने में घी शक्कर भी रख दिया तो जो नींद रात की नहीं होती और उसके कारण जो वात और पित्त का प्रकोप होता है 60-80% लोगों को पित्त कम हो जाता है। कितनी सिंपल वाली चीज़ है कि रात के खाने में खाली घी शक्कर चाहिए। तो मतलब हम लोग नहीं ठीक सुबह नहीं सो पा रहे हैं
या सुबह हम लोगों को कुछ वर्क हो रहा है, तो हम लोगों को पता है ना कि बाबा 10 दिन मेरे अभी नाइट शिफ्ट है, तो रात के खाने में कंपलसरी घी शक्कर रखिए करना है। ये दूसरी बात क्या है, खाने के बाद किशमिश मतलब बीज वाले किशमिश रहे 10 या 15 किशमिश हम लोग चबा के खाएंगे, जैसे हम बड़ी शब खाते हैं खाने के बाद या पान खाते हैं, वैसे खाने के बाद तुरंत खाना चालू कर देंगे। जो रात के जगने के बाद या नींद ना होने के कारण जो रक्त में पित्त का प्रकोप होता है और जो आंखों को खराब करता है वो कम कर देता है। ये भी नहीं हुआ जिन लोगों का खाना बाहर हो रहा है और पित्त का प्रकोप हो रहा है, कभी भी खाना खा रहे हैं या कभी भी सो रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, तो उन लोगों ने एक सिंपल सी चीज कर दी, कहीं भी बाहर का खाओ किशमिश नहीं मिलेगा, लेकिन नींबू और नमक तो किसी भी होटल में मिलने वाला है। तो जैसे ही खाना बाहर का हो गया उसी वक्त आपने 1 चम्मच नींबू का रस निचोड़ा, उसमें 2 या 3 चुटकी नमक डाला और खाने के बाद तुरंत ले लिया, तो वो जो अभी गंदा खाया है या पित्त प्रकोप के उष्ण तीक्ष्ण खाया है वो प्रकोप होगा ही नहीं ज्यादा, और हुआ भी तो 100% नहीं होगा, 10 या 20% होगा। ये चीज़ों से हम लोग उनको पेशेंट की पूरी दिनचर्या, जैसे हम लोगों के आयुर्वेद में है पूरी हिस्ट्री लो, जैसे पूरी हिस्ट्री लेने के बाद हरी मिर्च आ रही तो आपको मिर्ची चाहिए तो हरी मिर्च मत खाओ, गीली लाल वाली मिर्ची खाओ क्योंकि पका फल है। हरी मिर्च खाने के बाद पित्त का प्रकोप ज्यादा होता है, तो वो ये सॉल्यूशन निकाल के उनकी दिनचर्या सेट कर दी, और जो बीमारी है उस हिसाब से हम लोगों ने अपने फार्मेसी की जो जो अलग अलग दवाइयाँ हैं पित्त की, वात की, कफ की, वो हम लोग यूज करेंगे तो कंप्यूटर वर्क या पेट की बीमारी या किसी से भी आंखों पे जो परिणाम आते हैं वो अच्छे से हम लोग ठीक कर सकते हैं। खाली डायग्नोसिस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। इसी के साथ सर हमें थोड़ा आप लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब अगर आपने अभी जैसे बताया हमें कि किस प्रकार से डायग्नोसिस करें, पर आँखों की बीमारियां नहीं हो इसके लिए लाइफस्टाइल में क्या, मतलब कुछ योगासन कर सकते हैं, किसी प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं, आहार में किस चीज़ का इंक्लूजन कर सकते हैं, ऐसे कुछ सजेस्ट करेंगे? होगा, मतलब पहले जो गलत सोच है उसके बारे में, आहार के बारे में बताता हूँ, मतलब समझ में आएगा। अभी जो बीट रूट है या कैरेट है, लोगों को क्या लगता है कि गाजर खाओ मतलब आंखों की बीमारी होगी नहीं, है कि नहीं। जैसे एलोपैथी के हिसाब से बोला जाता है कि नॉनवेज खाओ B12 बढ़ेगा, नॉनवेज से B12 बढ़ता, तो जो लोग रेगुलरली नॉनवेज खा रहे हैं उनको B12 डिफिशियंसी होती ही नहीं। करेक्ट। मतलब वो मतलब जो बोल रहे हैं उसका कोई मायना ही नहीं है। तो वैसे बीट रूट हो या गाजर हो, रोज खाने से आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती, ये ध्यान में रखिए। बहुत सारी बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि गाजर रोज खाते हैं, मतलब उसकी माँ या पापा ने किसी ने बोला रहता है क्यों कि नंबर आया है, मायोपिया रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है, गाजर रोज खाने से और ज्यादा स्पीडली बढ़ता है। फिर ऐसा क्यों? मतलब वो कंद है पर हजम होने के लिए वो तकलीफ देता है। तो खाना है तो ढंग से खाओ, मतलब हफ्ते में 2 बार खाया, 1 बार कच्चा खाया है, कभी 1 आध बार जूस लिया, मतलब वावडिंग 1 और 1 चम्मच गाजर का रस लिया, तो ये बहुत सुंदर कृमि पातन करता है। मतलब 1 हफ्ते में 1 बार भी गाजर का 1 चम्मच रस लिया और 1 वावडिंग ले लिया ना, तो मतलब बहुत पुरानी बीमारियां भी, कृमि से उत्पन्न बीमारियां या वो कृमि दोनों नाश हो जाता है। इतनी बड़ी बीमारी है। वहीं हम लोग जब एक गाजर ऑलरेडी पचने में हेवी और वो हम लोग रोज खा रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों को कृमि है, तो मतलब बदबद हो जाता है, मतलब पेट भी और आंखों की भी सिम्टम आती है। तो ढंग से खाना चाहिए। वैसे ही अभी पत्ता सब्जी जो है आंखों के लिए अच्छी है, खून बढ़ाता है, ये भी गलत है। जैसे मैंने बोला कलिंगड़, तरबूज, खरबूज ये जो है वो भी अचक्षुष है, तो गलत ढंग से कोई चीज नहीं खानी चाहिए। अब दिनचर्या पे आते हैं हम लोग। जैसे कुछ अच्छी चीजें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उषपान बहुत अच्छा है, सही में अच्छा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई भी दवाई नहीं लेनी है तो आपका लाइफस्टाइल 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोए हैं, 6 से 8 घंटा नींद हुई है, 5:30 के पहले उठे, ब्रश करने के बाद हम लोगों ने 1 गिलास भी उषपान करना चालू कर दिया, तो वो खून अच्छा करता है, वो पेट साफ करता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। दूसरी बात, जैसे उषपान होता है वैसे ही उसके बाद जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के टाइम का जो सूर्य देखते हैं उनकी रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अभी मैं बोलता हूँ सूर्योदय के टाइम का सूर्य दर्शन करने के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सूर्य देखते बैठते हैं, ये नहीं चलता, इससे रोशनी निकल जाती है। तो जो मतलब मराठी में तांबड़ फुटने ही एक मतलब जो कंसेप्ट रहती है, जो मतलब जैसे डूबता सूरज जैसा लाल दिखता है ना, वैसे जो सूर्योदय के टाइम का सूरज भी लाल दिखता है। और वो 1, 2 या मैक्सिमम 3 मिनट तक रहता है, वो देखना चाहिए।
उषपान करना चाहिए और उसके बाद प्राणायाम के कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। प्राणायाम में ओंकार सबसे अच्छा है। ओंकार प्राणायाम जो बोलते हैं ना, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो, ऑप्टिक न्यूराइटिस या ऑप्टिक एट्रोपी हो, या कोई भी क्षयात्मक बीमारी हो ना, उसमें कोई भी नई चीज करने के लिए ओंकार का बहुत सुंदर उपयोग किया है। आंखों की ट्रीटमेंट में हम लोग सूर्योदय के टाइम पे ओंकार करना और सूर्यास्त के टाइम पे ओंकार भी करना चालू कर देंगे, तो उसका फायदा रोशनी हमेशा के लिए, जिसको बीमारी नहीं है वो ना आने के लिए, और जिसको है वो रिवर्स करने के लिए ओंकार प्राणायाम बहुत, बाकी भी प्राणायाम है, शीतली सितकार, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम भी यूज आता है, लेकिन स्पेसिफिक ओंकार प्राणायाम जो है वो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये होने के बाद क्या होता है, दंत मंजन की, मतलब अभी बाहर का खाना पीना हो रहा है, या मुख की दुर्गंधी है, पेट की बीमारी है, तो पेट की बीमारी के लिए हर बार कोई दवाई लेते हुए नहीं बैठता, या जाना नहीं हो रहा है, तो रूटीन में ही जिसका काम है, मतलब नाइट शिफ्ट का है, खाने पीने के कुछ ये नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कोई क्या खाना है ये फिक्स नहीं रहता, वो कम से कम दंत मंजन तो आयुर्वेदिक यूज ही कर सकता है। लोगों को क्या लगता है दंत मंजन मतलब खाली दांत साफ करने के लिए हो जाता है, वो ऐसा नहीं है। दंत मंजन पूरा सलाइवा सिक्रेट करने के लिए बहुत फायदा करता है, और जितना सलाइवा अच्छा करेगा उतना गैस्ट्रिक जूस अच्छा होता है, और उतना हजम होने की क्षमता अच्छी होती है। पेट खराब होने का पहला सिम्टम कोई वैद्य या कोई डॉक्टर देखता होगा तो टंग देखता है, जीवा देख के पेट खराब है समझ में आता है, सामता है निरामता है, उस हिसाब से। वैसे हम लोग मुख का आरोग्य अच्छे से रखेंगे, दांत का आरोग्य अच्छे से रखेंगे, तो हजम होने की क्षमता बढ़ती है, हजम होने की कैपेसिटी बढ़ती है, और पेट की बीमारियां कम हो जाती है, और फिर उसका असर आंखों पे आता है। तो ये सिंपल चीज़ें, जैसे अभी किशमिश खाने के बाद बोला, या रात में घी शक्कर बोला, ये दिनचर्या में, या IT फील्ड वाले जो लोग रहते हैं उनको 1-1 घंटे के मतलब आंखों को धोने के लिए बोला। एक आंखों में हफ्ते में एक बार एरंडी का तेल दूध में लेंगे तो पेट की बीमारी है, और उसके से आने वाली आंखों की बीमारी ठीक होती है। या हफ्ते में 1 या 2 बार काजल लगाने के लिए बहुत जरूरी है, जो घर में बनाते हैं काजल, कंपनी का केमिकल युक्त नहीं, घर में कोरफड़ी या एरंडी का तेल का बनाते हैं ना, वो काजल हफ्ते में 2 बार यूज किया। ये सिंपल चीज़ों का भी अंतर्भाव हम लोगों के दिनचर्या में होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियां हम लोग रोक सकते हैं। तो चीज़ सिंपल रहती है, लेकिन होता क्या है, वो करने के लिए हम लोग उतने सीरियस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अदरक का पाचक हम लोग एक बनाते हैं, अदरक है, नींबू रस है, हिंग, बहुत सारी दवाइयाँ उसमें रहती है। या बादाम का एक दवाई बनाता हूँ मैं, ब्रेन की टॉनिक है, उसमें भी इलायची, घी, शक्कर और बादाम रहता है। जब मैं लिख के देता हूँ ना, ये घर में करो, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ये अदरक का पाचक लो, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, तो कोई लोग नहीं करते, उनको लगता है अरे इससे क्या होगा। लेकिन वही मैं अदरक का पाचक 100 ग्राम की डिब्बे में भर के 500 रुपए के लिए बेचता हूँ, तो वो लेके खाएंगे। वही मैं बादाम की दवाई 100 ग्राम की डिब्बी लेके 1000 रुपए लूंगा ना, तो वो खाएंगे, लेकिन वो खुद बना के खाने का मतलब उसका महत्व उनको समझ में नहीं आता। तो ये छोटी छोटी दवाई है, ये एग्जाम्पल देने का कारण है सिंपल चीज लेकिन बहुत असरदार है। अपनी दिनचर्या में ये छोटी छोटी चीज़ों का भी अंतर्भाव आप करोगे, तो आपका लाइफस्टाइल कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो आँखों के से दूर रहेगा, और आँखों को की जो आरोग्य है वो खराब नहीं करेगा, ये पक्का है। ओके, तो सर आज आपने बहुत अच्छे से हमें आँखों की बीमारियाँ, उससे होने वाले जो भी रोग है, या उसका आयुर्वेदिक निदान कैसे करें, उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे करें, इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं आशा करता हूँ कि जो भी नए बच्चे या नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नए प्रैक्टिशनर्स देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस ऑप्थेल्म की प्रैक्टिस करने में बढ़ जाए। इसके अलावा आपको आँखों के बारे में अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम सर से वो क्वेश्चंस के सारे आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे, और एक और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे।